दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में जाना था। आज हम मौर्य वंश का जो तीसरा राजा अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक जो था बहुत ही प्रतापी राजा था। और अशोक किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम सुसीम था और दूसरा बेटा का नाम अशोक था। अशोक जो होता है सुसीम के बजाय सुसीम को हराकर, या कह सकते हैं सुसीम को पराजित करके गद्दी पे अशोक बैठता है। अशोक ने जो है वो क्या करते हैं, अशोक जो थे वो बहुत सारे शिलालेख, अशोक महान कैसे हुए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कलिंग युद्ध क्या है, 12th के एग्जाम में कलिंग युद्ध के बारे में डिटेल से पूछता है। धम्म क्या है, इसके बारे में पूछता है। आपका जो ये बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, इन्हें महान कैसे कहा गया अशोक के, इस सब के बारे में, अशोक के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का जन्म जो होता है वो 304 BC में होता है। अशोक का जन्म कब होता है? 304 BC में अशोक का जन्म होता है। अशोक का जन्म 304 BC में होता है। इसका राज्याभिषेक 269 BC, इसका जो राज्याभिषेक होता है 269 BC में। राज्याभिषेक कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि राजाओं का राजा जो बनता है, जो जिसको राजगद्दी मिलती है, उसके लिए अभिषेक कराया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रामायण वगैरह में, जो रामचंद्र या भरत का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो कितना भव्य स्वागत किया गया था। एक समारोह के तरह, एक विवाह के तरह अशोक का अभिषेक होता है या किसी का राज्याभिषेक होता है। मानो तो एक समारोह मनाया जाता है, एक उत्सव के तरह राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक इसका 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 BC में। राजगद्दी पर बैठने से पहले वो अवंती का राजपाल था। जो अशोक जो था, पहले मगध की गद्दी पे बैठने से पहले वो कहाँ का राजपाल था? तो अवंती का राजपाल था। अशोक मगध की गद्दी पे बैठने से पहले वो अवंती का राजपाल था। किसका राजपाल था? तो अवंती का। उसने, अशोक जो थे वो 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ते। ध्यान रखिएगा बाबू, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ते, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बारे में पूछता है। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 BC में। कौन? तो आपका अशोक। ये जो युद्ध लड़ते हैं 8 वर्ष के बाद, जब इनका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये कलिंग का युद्ध लड़ते हैं 261 ईस्वी में। कलिंग पे आक्रमण करते हैं। कलिंग पे ये आक्रमण करते हैं और कलिंग को क्या करते हैं? पूरी तरह से जीत लेते हैं। देखिए, हमने बताया था कि कलिंग पे सर्वप्रथम आक्रमण नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन कलिंग को पूरी तरह से नहीं जीत पाया। कलिंग के कुछ हिस्सा को जीतते हैं, लेकिन ये जो अशोक थे वो क्या करते हैं? कलिंग को पूरा जीत लेते हैं, क्योंकि ये युद्ध करने में माहिर थे। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि जो जम्मू कश्मीर का जो विरोध था, जो विवाद था, इन्हीं ने जाके सुलझा दिया था। सुसीम से तो सुलझा नहीं था। तो अशोक युद्ध करने में बहुत ही माहिर और पराक्रमी राजा थे। देखिए, 261 ईस्वी में ये 261 BC में ये कलिंग पे आक्रमण करते हैं और कलिंग को जीत लेते हैं। कलिंग की राजधानी तोसली है। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या है उस समय की? तोसली थी। इसका जो राजा थे नंदराज थे। नंदराज जिस समय कलिंग पर आक्रमण हुआ था उस समय कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। किस समय? जब अशोक कलिंग पे आक्रमण किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था, उस समय उनके कलिंग के राजा नंदराज थे। देखिए, इसकी राजधानी तोसली। इसकी राजधानी क्या है? तोसली। अशोक की पत्नी, अब देखिए यहाँ से हम आप लोगों को थोड़ा सा कलिंग के बारे में बताते हैं। जब आखिर अशोक को महान कैसे कहा गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब 261 BC में
जब 261 बीसी में वो क्या करते हैं, कलिंग पे आक्रमण करते हैं और इतना ज़्यादा नरसंहार करते हैं, इतना ज़्यादा आदमियों को मारते हैं कि कलिंग में पूरा जहाँ भी देखो तो खून ही खून। कहीं बच्चा का लाश, कहीं आदमी का, कहीं बूढ़ा का, औरत का, लड़की का, सबका पूरा एकदम लाश, कोई बच्चा बूढ़ा सबको मार के एकदम रद-वद कर दिया था ये अशोक। पूरी तरह से उसे कलिंग में महा नरसंहार किया था कलिंग ये अशोक ने। अशोक इतना जब कलिंग पे युद्ध किया और जीता, और जीतने के बाद जब कलिंग के दौरे पर निकलता है तो वो देखता है, जब वो कलिंग के दौरे पर निकलता है तो उसका जो पैर होता है, आधा पैर, कहते पैर का जो सुपत्ति होता है उसका खून में डूब जाता है। किसका? अशोक के। और अशोक क्या करता है, देखता है कि कहीं बच्चा बिलक रहा है, कहीं उसकी किसी बच्चे की माँ रो रही है, कहीं विधवा रो रहा, कहीं पुत्र का किसी का बाप रो रहा। इस तरह से वहाँ पे वियोग फैला हुआ था। ये दृश्य देखकर अशोक का हृदय कांप जाता है। वहाँ जहाँ देखो तो खून ही खून, कहीं बच्चा का मृत लाश, कहीं बूढ़ा का ही। और जब अशोक पहुँचता है ना वहाँ के दौरे पे, तो जिसमें जान होता है वो भी अशोक के देखकर भागता है। वो घायल है फिर भी अशोक के देखने के बाद वो अशोक के डर से भाग रहा है। इस तरह के दृश्य देखकर अशोक का तो हृदय कांप गया। अरे हम राजा हैं, राजा को इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई भी राजा इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी जनता को या किसी भी राज्य के जनता को इस प्रकार मार कर इस तरह से नरसंहार करे? वो उसी समय कलिंग में ही उसका जो अशोक का जो हथियार होता है उसका तलवार छूट जाता है। और उसी समय से वो क्या होता है, उनको मन में एक तरह से ये सब युद्ध से उनका मन उठ सा जाता है। वो उनके अब युद्ध करने का इच्छा ही नहीं होती है। उन्होंने इतना नरसंहार देखा था, किसने? अशोक ने। और जब वो अशोक घर पहुंचते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है कारूबाकी, वो अशोक को समझाती है कि आप ये सब काम काहे लगी करते हैं, इतना हिंसा, इतना नरसंहार मत कीजिए। कौन बोलती है? कारूबाकी बोलती है कि किसी को इतना जान लेना अच्छा नहीं है, इतना हाय शराब काहे लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा समझाती है कि क्या कीजिए, युद्ध को छोड़ दीजिए। तो युद्ध को छोड़ने के लिए थोड़ा सा कारूबाकी समझाती है। और वैसे तो प्रॉपर से जाता है तो 261 में जो कलिंग का युद्ध हुआ, वो कलिंग का युद्ध करने के बाद अशोक ने कभी हथियार उठाया ही नहीं। उस तरह से दृश्य देखा कि उसने कभी लौटकर हथियार नहीं उठाया। और इसका जो प्रेरणा देता है अशोक को, जो होता है उसका भतीजा, उसको एक प्रेरणा देता है कि आप ये सब युद्ध वगैरह छोड़कर आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। कौन? तो प्रेरणा कौन देता है? पहली बार उनको ये सुझाव उनको कौन देता है, ये रास्ता कौन दिखाता है? तो निग्रोध दिखाता, उनका भतीजा निग्रोध पहली बार ये अशोक को ये प्रेरणा देता है कि आप क्या कीजिए, बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु का नाम उपगुप्त रहता है। उन्होंने क्या किए, उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा दिए। किसे? अशोक को। तो देखिए शिक्षा और प्रेरणा में अंतर। वो क्या किए, वो बौद्ध धर्म के बारे में जागरूक किए, उनके बारे में उनकी जानकारी दी। वो एक तरह से प्रेरणा की कि नहीं, प्रेरणा दिए नहीं, आपको ये सब युद्ध वगैरह छोड़कर आपको क्या बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, एक तरह से सुझाव दिए। अब लेकिन शिक्षा कौन दिए? तो शिक्षा उपगुप्त देते हैं। शिक्षा कौन देते हैं? उपगुप्त। ये बौद्ध भिक्षुक थे। देखिए आखिर उपगुप्त शिक्षा देते हैं। आखिर हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कलिंग युद्ध जो हुआ उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए जो कलिंग युद्ध होता है उसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग की जानकारी मिलती है। और राजा खारवेल रहता है। जब उस समय नंदराज राजा था, तो जो ये खारवेल है वो लिखता है, क्या लिखता है कि जिस समय कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक, उस समय कलिंग के राजा नंदराज थे। उस समय क्या थे? नंदराज थे। और ये खारवेल जो था, खारवेल हाथी गुफा अभिलेख कलिंग की जानकारी मिलती है। राजा
खारवेल से इसकी जानकारी मिलती है। राजा खारवेल गुफा अभिलेख लिखाते हैं। और क्या मिलता है? गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग की। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग का। याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग की जानकारी मिलती है। राजा कौन रहते हैं? तो खारवेल। राजा का नाम खारवेल। गुफा, हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? कलिंग की जानकारी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग की जानकारी मिलती है। उस समय राजा कौन थे? जिस समय यहाँ पे रचना हो रहा था उस समय खारवेल थे वहाँ के राजा। और लेकिन जब आक्रमण हुआ, जिस समय कलिंग पे आक्रमण हुआ उस समय राजा नंदराज थे। देखिए 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध है। पूछेगा क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कितने शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग का जानकारी मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है। भेरी घोष को छोड़कर धम घोष को अपनाया। जो ये अशोक जो थे वो क्या करते हैं? भैरी घोष को छोड़कर, वो अशोक जो होते हैं वो भैरी घोष को छोड़कर वो क्या करते हैं? तो धम अपनाते हैं, धम घोष अपनाते हैं। भैरी घोष कहने का अर्थ क्या हुआ? भैरी घोष मतलब राजनीतिक को छोड़ देना, सांसारिक जीवन को छोड़ देना, लोभ को छोड़ देना कि हमको साम्राज्य विस्तारित करना, ये सब को छोड़कर वो क्या करना? धम का शुरुआत करना। धर्म कहने का अर्थ है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में लग जाना। तो उन्होंने क्या किए? भेरी धम को छोड़ के धम घोष को अपनाया। धम घोष के मतलब क्या? अशोक ने धम का स्थापना, इसे लिखिएगा, अशोक ने धम का स्थापना किया। अशोक ने जगह जगह पे जाकर क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत से लोगों को पता चला और वो भी बौद्ध धर्म को अपनाए। तो धर्म का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म नहीं बनाया। अशोक जो थे बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म नहीं बनाते। जिसका मर्जी है धर्म को अपनाइए, जिसका मर्जी धर्म को नहीं अपनाइए। अगर अशोक सरकारी धर्म कह देता कि सभी को बौद्ध धर्म अपनाना है तो सब डर से मान लेते, लेकिन अशोक ने ऐसा काम नहीं किया। अशोक ने कहा कि जिसे जो धर्म अपनाने का मर्जी है वो अपना सकता है। देखिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, अशोक ने अपना बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को क्या कहाँ भेजते हैं? तो श्रीलंका भेजते हैं। अशोक अपने बेटा और बेटी को, बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। किस लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक और संघमित्रा कहाँ जाते हैं? तो श्रीलंका जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। धर्म का यात्रा 10वें, देखिए जो धर्म का यात्रा है उन्होंने 10वें वर्ष स्टार्ट किया था। जो कलिंग धर्म का यात्रा है वो क्या किए? जिस समय कलिंग का युद्ध हुआ उसी समय जिस समय कलिंग का युद्ध होता है ना, उसी समय ये क्या करते? धर्म यात्रा स्टार्ट कर देते। सभी जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर देते हैं। और 10वें वर्ष ये बोध गया जाते हैं। जो अशोक होते हैं वो क्या करते हैं? 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं? बोध गया जाते हैं। और वो क्या करते हैं? 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं? बोध गया जाते हैं। और 20वां वर्ष लुम्बिनी, किसना? 20वां वर्ष लुम्बिनी। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद वो क्या करते हैं? कलिंग का युद्ध करते हैं। और जो 8वें वर्ष में ही वो धर्म यात्रा स्टार्ट करते हैं और 10वें वर्ष वो बोध गया जाते हैं और 20वां वर्ष लुम्बिनी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज हम इस प्रकार हम किसके बारे में जाने? तो महान अशोक, सम्राट अशोक के बारे में जाने हैं। सम्राट अशोक ने बहुत सारे क्या लिखे? शिलालेख लिखवाए हैं। उसमें अशोक ने अपना नाम ना लिखकर बहुत जगह प्रियदर्शी लिखवाया है। कुछ जगह वो क्या अशोक लिखवाए हैं, एक जगह सम्राट अशोक करके लिखवाए हैं। तो इस तरह से अशोक ने बहुत सारा शिलालेख का निर्माण किया है। उस शिलालेख के निर्माण और शिलालेख में प्रियदर्शी का अपना नाम ना लिखकर उसने प्रियदर्शी
लिखा है। तो प्रियदर्शी लिखा, कहीं कहीं अशोक लिखते हैं, और एक जगह राजस्थान के में जब अभिलेख मिलता है वहाँ लिखा रहता है कि मैं मगध का नरेश सम्राट अशोक, ऐसे करके लिखा रहता है। तब सबको पता चलता है कि जितना भी प्रियदर्शी मिल रहा है शिलालेख, ये सब किसका लिखल है, तो सभी लिखल अशोक का है। तो इस तरह से हम कल प्रॉपर आप लोगों को शिलालेख के बारे में बताएंगे। जितना भी अशोक शिलालेख लिखता है वो सारा शिलालेख आपको कल कभी अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही यूजफुल होगा। जय हिंद। ज़्यादा